ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मगर काम की बात बोलूँगा। और जितनी संख्या है बहुत ज़्यादा है। मेरा मानना है कि अगर आप में लड़ने की क्षमता है और आप में संघर्ष करने की क्षमता है तो एक व्यक्ति बहुत है। आपको पता होगा, आपके सामने एक तस्वीर लगी हुई है डॉक्टर बाबा साहब की, एक तस्वीर लगी हुई है जयपाल सिंह मुंडा की। इन्होंने कभी आपके पास आके नहीं कहा होगा कि आप एक मेरे लिए सभा कराइए, मगर उन्होंने हम सभी आदिवासियों के लिए संविधान में जिस तरह से बात रखी, जिसके कारण आज हम बच पाए हैं, तो उन्होंने कभी हमसे ये सभा या समय नहीं मांगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मैं भाषण उस तरह से नहीं देता, मैं बात करता हूँ। जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में आपने नाम सुना है? सुन लिया? जयपाल सिंह मुंडा जी का जन्म 1903 को खूंटी में रांची में हुआ, और उनके पास में ही जो हमारी दूसरी तस्वीर है बिरसा मुंडा जी की, उनकी जो वह शहीद हुए थे वो 1900 में हुए थे, मतलब कि 3 साल पहले ही। ठीक है, तो ये लगाइए कि बिरसा मुंडा का जो सपना था, जो मेरे से पूर्व वक्ता ने बोला, अबुआ देशम अबुआ राज, मेरा देश मेरा राज, हमारा देश हमारा राज, वही सपना फिर जयपाल सिंह मुंडा ने देखा। और जयपाल सिंह मुंडा की कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह की नहीं थी कि उसके पास शिक्षा के लिए पैसे हो या वो कोई उसके पीछे कोई राज परिवार खड़ा हो, मगर वो गए ऑक्सफोर्ड में, विदेशों में पढ़ाई की, अपना नाम किया। नाम करने के बाद उनको लगा कि हमारा देश आज़ाद होने को है और हमारे देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आदिवासियों की आवाज उठा सके। अगर वो चाहते तो विदेशों में, उस जमाने में वो अफ्रीका में प्रोफेसर रहे, अफ्रीका में अपनी जॉब कर सकते थे, इंडिया आए, इंडिया में अपनी जॉब कर सकते थे। दुनिया की, देश की नहीं, दुनिया की जो सबसे अच्छी मैगजीन थी उस टाइम, जो इंग्लैंड से निकलती थी, उनमें उनके आर्टिकल आते थे, वो वहां अपना जॉब कर सकते थे, मगर फिर भी वो आदिवासियों के हक के लिए आए। इतिहास में हमें बहुत कुछ गलत पढ़ाया जाता है क्योंकि हमने लिखा नहीं। इतिहास में कहा जाता है कि देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए सुभाष चंद्र बोस ने ICS छोड़ा, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश के लिए, इसी आज़ादी के लिए और आदिवासियों के लिए जयपाल सिंह मुंडा वो व्यक्ति थे जिन्होंने ICS तो छोड़ा ही, मगर ICS में शायद उस जमाने में ICS होता था, आज के जमाने में IAS होता है, UPSC होती है। तो उस जमाने से लेके आज के समय तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं निकला होगा, UPSC में IAS नहीं बना होगा, जिसको इंटरव्यू में 300 में से 300 मार्क्स नंबर दिए गए होंगे। ये एकमात्र जयपाल सिंह मुंडा थे जिनको कि इंटरव्यू में 100% मार्क्स मिले थे, और ये एक आदिवासी समुदाय से संबंध रखते हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। कोई व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी ऐसे रहे हैं जो इतिहास में हमें बताया गया कि सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी के लिए ICS छोड़ी। हमारे खुद के पुरखे जो है जयपाल सिंह मुंडा, उन्होंने ICS तो छोड़ी, मगर उसमें से 100% मार्क्स के बाद छोड़ी। दूसरा, जो आपका ये मिशन है भील प्रदेश का मिशन कोई अब का नहीं है। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो आपके पास में पड़ता है, मेरे से बेहतर आप जानते होंगे, सोनगढ़ पड़ता है। सोनगढ़ चीजें ये होती है कि आप में संघर्ष का, समझने का और उसको अध्ययन करने की ललक होनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि आपके लिए कोई और लड़ाई लड़ेगा, तो जो लड़ाई लड़ेगा वो भी आपका सौदा करेगा, चाहे वो वोट के दम से करे या आपके जल जंगल जमीन के सौदे से करे, मगर वो आपका सौदा करेगा। इसलिए आपकी लड़ाई आपको लड़नी होगी। जैसे ही मैं सोनगढ़ से गुजर रहा था, मैंने तुरंत गूगल पे देखा कि पहले महाराणा प्रताप को पूरे देश में जाना जाता है, मगर महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप बनाने वाले जो थे वो थे पुंजा भील की आप देख तो कभी भी डूंगरपुर बांसवाड़ा में उनकी जो मूर्तियां होती है, स्टेचू होते हैं, उनको बार बार खंडित किया जाता है। कौन लोग हैं वो खंडित करने वाले?
वही लोग हैं जिनको लगता है कि हमारे महाराणा प्रताप का नाम कम हो जाएगा। सोनगढ़ की बात करते हैं, किसने निर्माण किया, किसका राज था? राजा सुनारा भील का। इतिहास में कहां लिखा है? और हक था आपका लिखने का, क्योंकि सोनगढ़ अगर जो किला है वो आपके बीच में है। ठीक है, तो चीजें ये हैं कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके इतिहास को जानना पड़ेगा, उस पर गर्व करना पड़ेगा। ये समय वो था जब मुगल भी नहीं आए थे, उससे पहले राजा पुंजा भील वगैरह सब लोग लड़ रहे थे, और मगर इनका इतिहास में कहीं जिक्र नहीं है। अब बात यह है कि इतने बड़े लड़ाके हमारी कम्युनिटी में रहे, हमारे समाज में, समुदाय में पैदा हुए हैं, उसके बाद रानी दुर्गावती हो, कालीबाई हो, सब रहे हैं, तो उस जमाने में भी हमें उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। उसके बाद अंग्रेज आए, तब भी लड़ाई बिरसा मुंडा, टंटा भील और जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोगों ने लड़ी और आजाद हो गया देश। उसके बाद भी इस देश की जो पॉपुलेशन है आदिवासियों की, उस पॉपुलेशन के बाद एक चीज और आपको आंकड़ा में बता देता हूं, जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो हर रजवाड़े से, राजाओं के घरानों से एक एक दो व्यक्ति संविधान सभा में लिए गए थे। मगर जब जयपाल सिंह मुंडा ने ये कहा कि आदिवासियों की इतनी संख्या है, उनके लिए तो एक व्यक्ति आप चुन के भेजिए, तो नहीं भेजा। मगर जयपाल सिंह मुंडा ने जब डिसीजन लिया, डिसीजन लेते ही 4 लोग इन्होंने चुनाव मैदान में उतारे, 4 लोग जीत के आए, और उस वजह से जयपाल सिंह मुंडा जब संविधान सभा में आए तब ये सारी बात हुई, राजस्थान की बात हुई, राजस्थान के भील लोगों की भी बात हुई कि राजस्थान की उस टाइम जनसंख्या ज्यादा नहीं थी, और उस टाइम 19 लाख जनसंख्या राजस्थान में आदिवासियों की थी, भील भाइयों की थी। उन्होंने कहा भील भाइयों की बात रखने के लिए संविधान सभा में कौन है? राजस्थान के आपने 25-30 राजघरानों से 25-30 लोग चुन के यहाँ संविधान सभा में बैठा दिए, मगर 19 लाख भीलों की ओर से यहाँ पर कौन है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो चीजें ये कि आप संविधान सभा की बहस पढ़िए, वहां से आपको पता लगेगा कि आपके अधिकार के साथ किसने खिलवाड़ किया। बहुत सारी बातें ऐसी है कि मैं जब वहां से बोलूंगा तो मीडिया में जाएगी तो पता नहीं क्या क्या आरोप लग जाएंगे, किस तरह के लोग यहाँ आए, मगर आपको वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपको संसद की साइट पे मिल जाएगी, गूगल पे सब जगह मिल जाएगी, आप उनको पढ़िए, वहां से पता लगेगा कि हमारे साथ असली बेईमानी किसने करी। संविधान सभा में जब बात आती है कि आदिवासियों को परिभाषित कीजिए, आज तक आदिवासियों को सही तरीके से परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में। उसी वजह से आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के जो सवर्ण है, सवर्ण का एक राजपूत है, ब्राह्मण है, वो भी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में उनको इंक्लूड किया गया है। हमारे साथ मुलायम भाई है, दिल्ली विश्वविद्यालय में 5000 प्रोफेसर बने, उसमें से कुछ सीट एसटी की भी बनी हुई, हमारी आदिवासियों की भी बनी हुई, उसमें से 70% सीटें भरी गई है, वो वही ब्राह्मण और वही राजपूतों से भरी गई है। क्यों? क्योंकि हमने वो ना तो अधिकार पढ़े, ना हमने पढ़ाई की तरफ वो रास्ता बताया। तो जो आपके भील प्रदेश की लड़ाई थी, उस भील प्रदेश की लड़ाई मुगलों से पहले, मुगलों के समय, अंग्रेजों के समय जो चलती आई, और आजादी के समय जब जयपाल सिंह मुंडा ने उठाई, तो आपको मैं बता दूं 5 और 6ठी अनुसूची, ये 2 चीज थी, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी बहस हुई। और इस बहस में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि देश के अंदर एक और देश, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5वीं 6ठी अनुसूची आपको अधिकार देती है कि सरकार कोई भी संस्थान अगर आपके मैदान में, आपके क्षेत्र में आकर कुछ बनाना चाहती है, आपको ग्राम सभा से उन लोगों से परमिशन लेनी होगी। तो जो व्यापारी नेता थे, उन्होंने कहा कि देश के अंदर ये अधिकार आ जाएगा तो देश के अंदर एक और देश, उन्होंने कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। वही कारण है कि उस समय से आज तक 5वीं 6ठी अनुसूची आज तक सही तरह से लागू नहीं हुई। अगर सही तरह से लागू होती तो आपके महाराष्ट्र का जो ये क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, उसमें से इस तरह से हस्तक्षेप नहीं होता। आपको एक और डाटा बताता हूं, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में अभी एक युवा साथी को पुलिस द्वारा पीटा गया। किसी आपके नेता ने कुछ लिखा, उसके लिए भी न्याय मिलना चाहिए। एशिया की सबसे बड़ी सोने की माइंस डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, उसका भी कुछ महीने पहले टेंडर निकला, कौन व्यापारी ले गया उसको? भाई क्षेत्र किसका है? हमारा, आदिवासियों का। डूंगरपुर बांसवाड़ा में सांसद कौन है?
जनसंख्या बहुमत कौन है? हम भीलों की। वो सोने की माइंस कौन ले गया? वो सोना था हम भीलों का, उसको कौन ले गया? सवाल करना पड़ेगा। मैं किसी नेता पर टिप्पणी नहीं कर रहा, मगर जो जमीन हमारी, वो जो जंगल हमारा, वहां के संसाधन हमारे, और उन पे हस्तक्षेप किसका? उनको लूट कौन रहा है? उस पे सवाल हमें करना पड़ेगा। तो चीजें ये थी कि भील प्रदेश की जब कॉन्सेप्ट आती है, जैसा कि मुलायम भाई ने कहा, 2014 में तेलंगाना बना, झारखंड 2000 में बना। झारखंड की भी जो नींव थी वही आदिवासी प्रदेश को लेके थी, और वो 2000 में आके बनी। उत्तराखंड बना, इस तरह से बहुत सारे स्टेट बने। भील प्रदेश की लड़ाई लंबी है, मगर जयपाल सिंह मुंडा का जो सपना था, उन्होंने कहा, नॉर्थ ईस्ट से एक आदिवासी थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कहा कि उस टाइम एक और स्वतंत्रता सेनानी थे, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। उन्होंने जाको फिजो से कहा, आप बलबीर दत्त की एक किताब है जयपाल सिंह मुंडा के ऊपर, हालांकि उन्होंने वो लिखी है, वो संघ के हिसाब से लिखी है, आलोचना बहुत की है जयपाल सिंह मुंडा की, मगर तथ्य मिलते हैं। तो बलबीर दत्त जी ने उसमें लिखा है कि जाको फिजो से मिले मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा कि मैं पूर्वी पाकिस्तान को आदिवासियों को देने के लिए तैयार हूं, अगर जयपाल सिंह मुंडा से आप बात कीजिए, अगर जयपाल सिंह मुंडा एक अलग आदिवासी देश की कल्पना कर सकते हैं तो। और ये बात क्यों आई? नॉर्थ ईस्ट पूरा आदिवासी, छत्तीसगढ़ झारखंड पूरा आदिवासी, मध्य प्रदेश से उससे सटा हुआ प्रदेश जो क्षेत्र है आदिवासी, राजस्थान का पूर्वी और दक्षिण राजस्थान का प्रदेश जो है आदिवासी, उसके सटा हुआ गुजरात का क्षेत्र आदिवासी, महाराष्ट्र का क्षेत्र आदिवासी। उस समय राष्ट्रीय भाषा को, राजभाषा को लेकर लड़ाई चली हुई थी देश में कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा होगी या अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा होगी। तो नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत कह रहा था कि हिंदी को राजभाषा बनाओ, राष्ट्रीय भाषा बनाओ। दक्षिण भारत कह रहा था अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा बनाओ। ये दो लड़ाई में ये था कि जो मध्य भारत है, जो आदिवासियों की बहुमत की जहां क्षेत्र है, तो उसको लेकर जब ये बात हुई कि एक अलग से देश बनाओ, और अगर वो अलग से देश उस समय बनता, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लेते हुए नॉर्थ ईस्ट तक, तो ये लगाओ आज जो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं उसमें कुछ तो यूपी का क्षेत्र रह जाता, कुछ हरियाणा का, कुछ उत्तराखंड का, क्योंकि साउथ इंडिया था वो अलग अपना देश की कल्पना लेके चल रहा था, नॉर्थ इंडिया अपना, और मध्य भारत जो है वो आदिवासियों से भरा हुआ था, तो ये अलग होता। मगर जयपाल सिंह मुंडा ने उस समय कहा कि मैं इस चीज को समझ रहा हूं, मैं इस चीज को पढ़ा हुआ हूं, तो मैं तो इस चीज को समझ रहा हूं, मगर मेरे लोग अभी शिक्षित नहीं है। अगर मैं इस तरह की कुछ कल्पना करता हूं, अलग से देश बनाने का, इस तरह का सोचता हूं, पावरफुल थे, विदेशों में उनकी अच्छी पकड़ थी, तो कि मैं ऐसा सोचता हूं तो कुछ आदिवासी भाई मेरे उस कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे, उस देश के क्षेत्र में आ जाएंगे, मगर जो आदिवासी भाई इस दूसरे देश में रह जाएंगे उनका क्या हाल होगा। तो उन्होंने लिखा है, और संविधान सभा की एक डिबेट में उन्होंने बोला भी है कि आने वाले वक्त में जब मेरे आदिवासी भाई बहन पढ़ने लिखने लग जाएंगे तो इन सत्ताओं से वो सवाल करेंगे कि आदिवासियों के हक कहाँ पर है, आदिवासियों के जल जंगल जमीन कहाँ पर है। तो आज ये भील प्रदेश मूवमेंट आंदोलन खड़ा हुआ है, कहीं कहीं जयपाल सिंह मुंडा का जो सपना था इतना पुराना कि मेरे लोग खड़े होंगे और आप सारी सत्ताओं से सवाल करेंगे, वो आज सवाल कर रहे हैं कि भील प्रदेश क्यों नहीं बना, भील प्रदेश में हमारे अधिकार कहां चले गए, वो सवाल बार बार गूंजेंगे। अब इसमें चीजें ये है, हमारे कुछ साथियों ने, हम आए थे तो सवाल पूछे कि भील प्रदेश में क्या कुछ बदलाव होगा, क्या कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो ये कि आपको, आपके जितने भी युवा है उनको शिक्षित होना पड़ेगा बहुत जबरदस्त। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो फिर समझ लो कि आपको कोई भी खरीद फरोख्त हो जाएगा। और पढ़ाई से कहने का मतलब ये नहीं कि सरकारी नौकरी लगनी है, पढ़ाई का मतलब ये कि आपको उन तमाम इतिहासकारों का इतिहास पता हो जिन्होंने हमारे बारे में इतिहास में उल्टा सीधा लिखा है। जब उनके बारे में सारी चीजें पता होगी तो आपको पता होगा कि हमारे साथ आगे भी क्या धोखा हो सकता है।
तब आप उस अपने हिसाब से रणनीति बनाओगे, अपने हिसाब से पॉलिसी बनाओगे, और जब अपने हिसाब से पॉलिसी बनेगी तो आपका जल जंगल जमीन भी बचेगा, आपके भाइयों की जिस तरह से पुलिस वालों ने कपड़े उतार के पिटाई की वो अस्मिता भी बचेगी, आपकी बहनों की इज्जत भी बचेगी, और आपके हक की जब बात होगी तो वो देश में ही नहीं, वो विदेशों तक जाएगी। जयपाल सिंह मुंडा ही थे, आज तक के इतिहास में भारत में अमेरिका ने किसी देश को आज तक नहीं बुलाया, जयपाल सिंह मुंडा को उस समय बुलाया था। एक द्वीप था, चिकासा द्वीप, मतलब कि देश मान लो, वो आदिवासियों का एक देश था छोटा सा, वो एक मेयर, हमारे राजा बोलते यहाँ पर, वहां मेयर बोलते, उस मेयर का गुलाम था। तो उसको आजाद कराने के लिए जयपाल सिंह मुंडा को उसकी आजादी का भाषण देने के लिए भारत से उस समय अमेरिका में बुलाया था। किसी को बुलाया आज तक? नेहरू, गांधी, किसी को बुलाया आज तक? किसी को नहीं बुलाया। ये उसकी ताकत थी जयपाल सिंह मुंडा की। और जब उनको बुलाया गया तो उनकी ताकत का नेहरू जी को पता था, इसलिए विजय लक्ष्मी पंडित जो उनकी बहन थी, उनको जयपाल सिंह मुंडा के साथ भेजा गया कि आप अमेरिका के साथ जाओ, कहीं ये कुछ और प्लान ना कर जाए। तो जयपाल सिंह मुंडा के सीनियर थे, जो केन्या जो देश है उसके प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका एक कोटेशन है कि वो हमारे पास आए, हमसे कहा आंखें बंद कीजिए, हमने आंखें बंद की, हमें पुस्तक दी, थोड़ी देर बाद जब आंखें खोली तो हाँ ऐसे है कि वो हमारे पास आए, हमारे हाथों में उन्होंने पुस्तक दी, हमारे पास उस समय तक जल जंगल जमीनें थी, आंखें खोली, देखा हमारे पास पुस्तक थी और उनके पास जल जंगल जमीन। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरह से कोई धर्म होता है, वो किस तरह से आपके पास आता है, आपको वो बगलाता है और किस तरह से आपकी जमीनों पे कब्जा कर जाता है। तो उससे बचिए और जितना हो सके इस संघर्ष में सबको ईमानदारी से साथ रहना है। अगर साथ रहोगे और एक दिन ये सपना पूरा हुआ तो आप ये कहोगे कि इस आंदोलन के हम भी गवाह हैं। जब कोई काम होता है उससे बड़ी संतुष्टि किसी चीज से नहीं मिलती, जब कोई काम होता है। दूसरा ये, हमारे युवा भाई सोशल मीडिया वगैरह चलाते हैं, कभी भी किसी चीज को उस तरह से यूज ना ले जिससे कि आपका समाज बदनाम हो, आपका परिवार बदनाम हो। आपको उसको अच्छे से वे में यूज लेना है। पढ़ाई इतनी करनी है कि आपका राष्ट्रपति भी आप यहाँ से बैठे बैठे लगो तो वो देखे कि कुछ है। हमारे साथी हैं, वो जानते हैं, दिल्ली में मैं 15 साल से हूँ, इतना ताकतवर तो नहीं, मगर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके कुछ नुमाइंदे होते हैं, उनको थोड़ा बहुत हम भी खिलाना जानते हैं कि अच्छा कैसे खेलोगे, ऐसे या ऐसे। तो ये हुनर अगर आप में आएगा तो राष्ट्रपति आगे से बुला के ये कहेगा आपको भील प्रदेश चाहिए। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें अमित शाह जी बोल रहे थे कि भील प्रदेश की जो आंदोलन है बहुत पुराना है, इसका हम समर्थन करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी आवाज तेज होगी तो आपका भील प्रदेश भी बनेगा, आपकी भाषा संस्कृति सब कुछ बचेगी। और फिर उसके बाद देखना, मैं यहाँ पर देखता आया हूँ, पिछली बार भी मैं आया था नंदुरबार 4 साल पहले, तो यहाँ उस टाइम नेटवर्क, टावर, टेलीविजन, सड़कें कुछ नहीं थी जिस जगह हम गए थे। बड़ा सोचने की बात है, आज़ादी के 75 साल बाद भी एक जगह ऐसी है देश में, वो हम आदिवासियों की जगह, जहाँ पर लाइट, नेटवर्क कुछ नहीं। ये सोचने की बात है। तो हम क्या है, एक दूसरे से वो कड़ी जब जुड़ेगी, मैं दिल्ली में जहाँ जहाँ बैठा, जिस भी पॉलिटिकल लीडर के साथ बैठा, चाहे वो सांसद हो कोई हो, तब बात जब भी चली मैंने उसका जिक्र किया कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हमने 75 साल में ये कर दिया, वो कर दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, मगर बात यह है कि आज भी नंदुरबार के उस इलाके में लाइट नहीं है, सड़कें नहीं है। मैंने खुद की आंखों से देखा है कि जब कोई महिला बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उसको किस तरह से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो मैंने कि ये आपने उनके साथ गलत किया है। तो जिस तरह से हम सवाल उनसे दिल्ली में करते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप भी आपके बच्चों को उतना ही पढ़ाइए और दिल्ली भेजिए। दिल्ली का अगर रास्ता उनको मिल गया तो मैं कहूंगा कि फिर उसके बाद रास्ता विदेशों का देखिए। पंजाब में भी इस तरह से चला था, खालिस्तान को लेके पंजाबियों का
जो हुआ था अमृतसर में इमरजेंसी के दौरान, पंजाबियों को लगा कि गड़बड़ है, कुछ नहीं मिलेगा। आज कनाडा में जाइए, कनाडा में पंजाबियों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये ताकत, इच्छा शक्ति आप में होनी चाहिए कि हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी दिल्ली पे कब्जा करेगी और उसकी आने वाली पीढ़ी दुनिया पे कब्जा करेगी, और उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आपने बच्चों को शिक्षित नहीं किया तो ये आंदोलन भी खत्म हो जाएगा और हमारी अस्मिता भी खत्म हो जाएगी। अगर उसको बचाना है तो सबको पढ़ाना है, सबको एक साथ रहना है। आपके यहाँ के जो लोकल लीडर है, सांसद वगैरह है, पहले भी थे, दिल्ली में बहुत बार मिला हूं मैं उनसे, नाम नहीं लेना चाहता, पर नंदुरबार से जो भी पहले सांसद रहे, अभी भी है, बहुत बार मिला हूं मैं उनसे, और अभी भी बहुत है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि मैं सबसे मिलता हूँ, मगर मेरे अंदर जो ईमानदारी है आदिवासी को लेकर। जब जयपाल सिंह मुंडा पे मैंने पीएचडी करने की सोची थी तो मुझे 2-3 साल तक एक टॉपिक नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? कि इस पे बात होगी तो ये सब जगह जाएगा। मगर मैंने कि मैं पीएचडी करूंगा तो इसी पे करूंगा, चाहे मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगा। कि उसके बाद अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। 17 इंटरव्यू दिए, 17 दिल्ली विश्वविद्यालय में। 17 इंटरव्यू में फेल क्यों किया गया? कि आपका विषय क्या है? कि आदिवासी। कि किस पे? कि जयपाल सिंह मुंडा। ये कौन थे? कि जो संविधान सभा में और आज जो एसटी के नाम से हमें आरक्षण मिलता है उसको बनाने वाले थे ये है। मगर चीजें ये है, हमने संघर्ष किया, हम स्टेबलाइज हुए। मैं कह रहा हूँ कि मैं ही अगर वहाँ प्रोफेसर बनता हूँ तो ये मेरी ईमानदारी पर एक तरह से कलंक है, धब्बा है। मैं चाहता हूँ कि आपके सारे बच्चे वहाँ दिल्ली में आए, कोई शिक्षक बने, कोई आईएएस बने, कोई प्रोफेसर बने, और फिर उनके साथ आंख से आंख मिला के लुटियंस में किस तरह से डिसीजन होते हैं कि कहाँ नंदुरबार में जमीन पे कब्जा होगा, कहाँ सरकारी संस्थान खुलेगा, दिल्ली से तय होता है। वहाँ आपके बच्चे कहे कि नहीं, हम कहेंगे उस तरह से बनाएंगे, और उसके लिए है जरूरी शिक्षा। और एक बच्चा भी आप इस तरह से पढ़ा पाए तो समझ लीजिए कि इस भील प्रदेश का जो आंदोलन है और भील प्रदेश का जो भविष्य है वो उस जगह जाने वाला है जिसके लिए अभी तक हम संघर्ष कर रहे हैं। और ये है कि रमाशंकर विद्रोही जी है, देवू से हमारे सीनियर है, उनकी 3 लाइन है, कविता है 3 लाइन कि चाहे मेरी कमर तोड़ दो, चाहे मेरा सिर फोड़ दो, मगर मुझसे ये मत कहो कि अपना हक छोड़ दो, अपना अधिकार छोड़ दो। तो इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। सरकारें आपकी कमर तोड़ेंगी, आपका सिर फोड़ेंगी, आपको खरीदेंगी, मगर आपको एकजुट रहना पड़ेगा। और एकजुट रह के इस भील प्रदेश के आंदोलन को आप आगे बढ़ाइए। हाँ, इसके साथ एक चीज ये भी हो सकती है, मध्य प्रदेश से हमारे और भी दूसरी कम्युनिटी है, हम चाहते हैं कि वो भी डिमांड करें दूसरे आदिवासी स्टेट बनाने की। राजस्थान में भी आप पूर्वी राजस्थान में जाओगे, उधर भी हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की वो भी डिमांड करें और हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें, समर्थन करें। उससे क्या होगा कि जब हमें दूसरी कम्युनिटियां सपोर्ट करेंगी, समर्थन देंगी, तो हमारा आंदोलन भी मजबूत होगा और सत्ताओं को ये लगेगा कि इनमें अब जागृति आ चुकी है, चेतना आ चुकी है, अब इनको खरीदने फरोखने से कुछ नहीं होगा। तो सबको साथ लेके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप, हम कभी जब फ्री हो आप बैठ के, जयपाल सिंह मुंडा पर बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बातें हैं जो इतिहास अगर सुनेगा तो फिर बहुत सारे नेताओं को आग लगेगी। यही एक तस्वीर लगी हुई है, शायद आप उस तस्वीर को भी हटा दोगे। तो ये है कि किस तरह से आदिवासियों के साथ हस्तक्षेप हुआ, उनके ऊपर आराम से बात करेंगे, मगर भील प्रदेश के इस मूवमेंट को खत्म नहीं होने देना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने उस तरह से भाषण नहीं दिया, मगर कोई भी साथी, एक भी साथी खड़ा होकर नहीं गया, तो मुझे लगा कि मेरी बात और मेरा यहाँ नंदुरबार आना सफल हो गया। आप दिल्ली आइए, दिल्ली में जितना सा छोटा सा घर है आप वहाँ रुकिए, कभी राजस्थान आइए, पूर्वी राजस्थान, सवाई माधोपुर, वहाँ आप रुकिए कभी। और आगे इस आंदोलन में अगर और जरूरत पड़ेगी ताकत की, तो उस ताकत को हम देने के लिए तैयार है। अगर आपके नेता अभी थोड़ा भटक रहे हैं तो उनकी पॉलिटिकल पार्टियों से भी हम ऊपर से कहलवा देंगे कि आप भी इस आंदोलन से जुड़िए, वो भी धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। मगर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा।
ठीक है, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।